सभी होनहार विद्यार्थी तैयार हो जाएं, क्योंकि 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। तो सभी हमारे जिम्मेदार विद्यार्थी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। जैसे जैसे हम नोट लिखते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आप भी लिखते जाएंगे। ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। 1-2 मिनट में संभव नहीं है, 30-40 मिनट में जरूर हो जाएगा। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों, पीएम कुसुम योजना बहुत ही अच्छी योजना है, किसानों के हित में है और कोरोना आ जाने से 2 साल ये योजना बाधित रही, इस वजह से इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बाद में आपको ये बताना चाहता हूँ, पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूँ तो लिखना है, पीएम से हो गया प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। कोरोना में 2 साल ये योजना बाधित रही, अपना अच्छे से काम नहीं कर पाई, इस वजह से इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख किसानों के जो वाटर पंप हैं, इन्हें सोलर सिस्टम से चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो पानी की समस्या है ये कई हद तक खत्म हो जाए और किसानों को बढ़िया उपज प्राप्त हो सके। तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि 35 लाख कृषि पंपों को सोलर द्वारा संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये प्रश्न था हमारा पहला, और पहला प्रश्न आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, समझा है और देखा है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपका नोट हो गया है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं के सत्यनारायण राजू। ये तो क्वेश्चन आपका नोट ही हो गया होगा। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट अपने 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की बात आगे की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी आपको देनी है, तो वो तो आखिर में दी जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन्हें लास्ट में दिया जाता है। तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? उनका नाम है के सत्यनारायण राजू, जो किसका स्थान लेंगे? एलवी प्रभाकर का स्थान लेंगे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, उसे भी करने में आपको आनंद आएगा। बार्ड नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
संचालित चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों जो चैट बॉक्स है ये एक प्रकार का रोबोट है, जिससे हम कोई भी समस्या, कोई भी अपनी बात कहेंगे तो वो उसका उत्तर देगा, वो उसका उत्तर देगा, समस्या को हल करके देगा। ये एक बार ट्राई जरूर करना है आपको भी और हमको भी। फिलहाल मैं बात करूं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित द्वारा चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है, तो उसका नाम है गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है। और ये है क्या, तो आपको बता दें, आसानी से बातचीत करने वाला रोबोट, आसानी से बातचीत करने वाला रोबोट है। और ये अपनी बुद्धि से जवाब देता है, ये अपनी बुद्धि से जवाब देता है। क्लियर हो गई बात? 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। राफेल वरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के हैं? तो वे दोस्तों हैं फ्रांस देश के, जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है और 10 साल से ये टीम का हिस्सा थे। 10 साल से ये टीम का हिस्सा थे और अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आइए मैं आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ के बारे में बताता हूँ कि आखिर इनका आयोजन कौन करता है। तो ये तो बहुत हल्की फुल्की बात थी, ठीक है, ये तो बहुत हल्की फुल्की बात थी। आपको मैं कुछ अच्छा बताता हूँ, स्टैटिक जीके देता हूँ। फीफा का फुटबॉल बताता हूँ क्या होता है। फीफा का फुटबॉल होता है इंटरनेशनल, बहुत जरूरी है ये सब याद रखना है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में हुई थी। अगर मैं इसका हेडक्वार्टर आपको बताऊं, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। अगर मैं इसका पहला विश्व कप बताऊं कब हुआ था, तो पहला विश्व कप हुआ था 1930 में। अगर मैं पहले विजेता के बारे में बताऊं, तो पहले विजेता जो टीम रही उसका नाम था उरुग्वे। और हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। मैं आपको जरा डिटेल से बता देता हूँ फीफा विश्व कप के बारे में। फीफा विश्व कप जो है, फीफा विश्व कप का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। और फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता, किसके हरा कर जीता, ये आपको बताना है। मैं आपका बताता हूँ फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन भैया कहाँ हुआ? कतर में किया गया। अगर मैं इसका शुभंकर बताऊं तो शुभंकर था लाइव। देखिए हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी जो स्टैटिक जीके होगा, जो शुरुआत के 10-5 प्रश्नों में आपको दिया ही जाता है। हम सोचते हैं कि आपको जो है पर डे कुछ नई कुछ अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाएं, जो कि आपकी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए आर्द्र भूमि का जो अभियान है वो गोवा राज्य से शुरू किया गया।
और अगर गोवा में शुरू किया गया है तो गोवा का ही कोई अधिकारी मुख्यमंत्री होगा जो इसको शुरू करेगा। तो आपको तो अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको मैं पूरी बात बता देता हूँ कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाएगा ये बताएंगे आप। हम बता रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, जो कि कौन है, तो भूपेंद्र यादव जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जिन्होंने कहाँ से शुरुआत की है, जिन्होंने गोवा से आर्द्र भूमि बचाओ, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। आर्द्र भूमि अभियान शुरू किया है। गोवा मुक्ति दिवस तो आप जानते ही होंगे क्या है। मैं फिलहाल इसकी थीम जरूर भी आपको याद दिला दूं। इसकी थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा रामस्थल स्थल किस राज्य में है आप बताएंगे, हम आपको बताते हैं। कुल रामसर स्थल कितने हैं, कुल रामसर स्थल कहाँ के, तो भारत के अब संख्या हो गई है 75। ठीक है दोस्तों, बढ़िया, सब कुछ जबरदस्त है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बहुत जल्दी आधे घंटे की क्लास में ये 15 प्रश्न और इनके साथ में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं रोज करंट अफेयर्स में, और अच्छे से नोट्स भी लोग बना रहे हैं। मेरी कोचिंग के तो बना रहे हैं, क्या दूसरी कोचिंग के भी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइएगा। आप कहीं भी पढ़ते हो, यदि विद्यार्थी हैं तो इसे जरूर क्लास को देखिएगा रोज और बनाइएगा नोट्स। कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स लेकर आइए, टेस्ट दीजिए। हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस शनिवार को भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। बिना कहे एक सीट पर एक बच्चा बैठेगा और शांति के साथ टेस्ट देंगे। 100 प्रश्न है इस बार टेस्ट में। टाइमिंग 1.5 घंटे की रहेगी। 1.5 घंटा इस शनिवार को मिलेगा, अगले शनिवार को 90 मिनट दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। एक बार हमने एक बच्चे से पूछा कि यदि आपको लखनऊ जाने में 1.5 घंटे लगे और आप 90 मिनट में ही गए, बताओ कैसे? तो उसने कहा कि भैया जो है आते समय गाड़ी थोड़ा तेज चलाए होंगे, इसीलिए जल्दी पहुंच गए। तो समझ रहे हो ना। तो बात ये है कि 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 25-25 हर पोर्शन से क्वेश्चंस होंगे, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ कर आइए। पॉलिटी, हिस्ट्री, जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सारा कुछ आप रिवाइज करके आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छे नंबर टेस्ट में लाएंगे तो जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आइए हम फटाफट चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। राखी कपूर को किस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये जो बुक है इनकी, ये है नाउ यू ब्रीथ। कौन सी बुक है? मिटा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आंसर। नाउ तो इंग्लिश में ऐसे होता है और मैं हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम है राखी कपूर और मिला कौन सा पुस्तक अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? गोल्डन बुक अवार्ड्स। तो नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया जाता है? ये जो लेखक हैं, राइटर हैं, इनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ।
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है। आइए बात करते हैं कि दुनिया का, विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश कौन बना है। तो आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, भली भांति से परिचित हैं। कई सालों से हम दुग्ध उत्पादन और दलहन उत्पादन में पूरे विश्व भर में प्रथम स्थान हासिल करते आए हैं। तो इस बार भी हमने बाजी मारी है। दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना है भारत। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नंबर डाल देते हैं 7 नंबर। पूरी दुनिया में 24% योगदान दुग्ध उत्पादन में अकेले भारत का है। अगर मैं शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करूं तो राज्यों के नाम होंगे उत्तर प्रदेश। क्या नाम होगा, उत्तर प्रदेश भारत का नाम। उसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम तो मन ही खुश हो जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात हो गया, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। पूरी दुनिया भर में 24% योगदान के साथ में हम फर्स्ट नंबर पर हैं दुग्ध उत्पादन में। तो कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है और आप बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। ये था हमारा आज का 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है, सबसे अधिक मून प्लैनेट वाला ग्रह बन गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं, आपको समझाते भी हैं और बताते भी हैं। आर्द्र भूमि दिवस आप लोग जरूर बताइएगा कब मनाया जाता है, ठीक है। थीम आप जरूर याद रखिएगा, वेटलैंड रिस्टोरेशन। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस प्रदेश में है, ये बात भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं यदि आपका मन हो तो। देखिए पहले जो था वो था शनि। शनि के पास 83 उपग्रह थे। शनि के पास 83 उपग्रह थे। अब बृहस्पति के पास खोजे गए हैं 12 नए उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। और कुल उपग्रह कितने हो गए हैं, तो कुल उपग्रह हो गए हैं 92। अगर आप 92 से 12 घटाएंगे तो पहले थे 80, जो कि बहुत ही कम थे शनि से। अब फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया है, बृहस्पति। ग्रहों के बारे में कुछ और चर्चा भी करनी थी, लेकिन किसी और दिन बताएंगे। बृहस्पति ग्रह जो है वो पूरा गैस से मिलकर बना है, गैसों से बना है, ये बात याद रखेंगे। नीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, काला ग्रह सब जानते हैं आप। ऑफलाइन क्लास में पूरा ग्रह का एक पूरा चैप्टर हो चुका है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर से पढ़ा देंगे। सारी चीजें ऑनलाइन क्लास में बता पाना संभव नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कोई बात नहीं, ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया क्यों जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी बात है। अगर ये बात समझ गए तो आगे की भी कहानियां बहुत ही अच्छे
अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एक चीज और बता दें, जो बृहस्पति का 1 वर्ष है वो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। बृहस्पति ग्रह का 1 वर्ष पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करें ऑपरेशन सद्भावना की। ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो दोस्तों चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में सद्भावना ऑपरेशन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए किया जा रहा है जो नवयुवा है उनमें शिक्षा का विकास हो सके, इस वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आइए जानते हैं। कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य क्या करेगा? 2 वर्षों में केरल राज्य 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। और आज ही के पेपर में जीडी में पेपर अभी देकर आए हैं चंद्रप्रकाश जी, उन्होंने बताया था केरल के राज्यपाल जरूर पूछे गए थे। तो मैं भी आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो भी आप परीक्षा में देंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनमें राज्यपाल, सीएम और राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो केरल की राजधानी तो आप बताएंगे, केरल की राजधानी आप बताएंगे, हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल बताएंगे। हम मुख्यमंत्री बताएंगे, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो भाई साहब राज्यपाल कौन है? तो ये राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। ये 10 नंबर क्वेश्चन की कहानी थी। आइए आप देखिए, बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, आज शायद 72वीं क्लास है, 72वीं क्लास है। क्यों भाई सचिन, कौन सी क्लास है सचिन? 72वीं क्लास है ये। तो 72 नंबर की क्लास है। काफ़ी समय पूरा हो गया आपके साथ ये पल, आपके साथ ये सफ़र पता ही नहीं चलता है। जब हम क्लास में होते हैं मुझे मालूम ही नहीं चलता है 1.5-2 घंटे कब बीत गए। इसलिए पढ़ाई को बिल्कुल बोझ ना समझें, अपने काम से प्यार करें, अपनी चीज़ों से प्यार करें, अपने कर्तव्य से प्यार करें, अपने फर्ज से प्यार करें और अपने माँ बाप से प्यार करें। इनके अलावा इस दुनिया में सत्य बात कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी यथार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करें। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? ये ऐसी नापाक हरकत कौन कर रहा है? जानना चाहते हो? उस देश का नाम है
उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की कमान किसके हाथ में है? किम जोंग उनके हाथ में। आपको बताना है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी रेखा, कौन सी लाइन अलग करती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सी लाइन इन दोनों देशों को अलग करती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए हम बात करते हैं नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा मिटा देते हैं बोर्ड को और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। ठीक है, मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। नेपाल की अगर हम राजधानी आपको बताएं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगर मैं नेपाल के राष्ट्रपति बताऊं कौन है, तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और दोस्त, प्रधानमंत्री कौन है वो तो आप बता ही देंगे। प्रधानमंत्री कौन है ये तो आप जानते ही हैं, इसको मैं क्या बताऊं। कई बार आपको करंट अफेयर्स की क्लास में और ऑफलाइन क्लास में भी मैं बता चुका हूं। 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? एक तरफ से मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे पहला पाकिस्तान, बिल्कुल सीमा जिनकी टच कर रही है। अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पूरे देश हमारे जो हैं ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। जो जलीय सीमा से निकट 2 देश हैं उनमें श्रीलंका और मालदीव आता है। तो पाकिस्तान में भी नहीं, चीन में भी नहीं, अफगानिस्तान में भी नहीं, वहाँ तालिबानियों का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के भी कुछ भाग में तालिबानियों का ही कब्जा हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपसे, चीन में तो बिल्कुल नहीं। भूटान भारत के ही अंडर में रहता है, सैन्य बल भारत का ही वहाँ पर काम करता है। म्यांमार देश में तख्ता पलट हो गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से वहाँ के 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू हो गया है। म्यांमार, और देखिए म्यांमार पहली चीज़ तो 1935 शासन अधिनियम से अलग किया गया था, और म्यांमार और भारत के बीच में हिमालय की ही एक श्रृंखला, अराकान पर्वत श्रृंखला है, जो दोनों देशों को डिवाइड कर देती है। म्यांमार से 4 राज्य सीमा लगाते हैं। सीरियल से आपको बताना है। नागालैंड पहला, उसके बाद आप भी बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश है पहला, फिर नागालैंड है, उसके बाद 2 राज्य नीचे के और हैं। बिल्कुल ऐसी आकृति बनती है। ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इस तरीके से अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो म्यांमार हमारा इस साइड में आता है। ये जो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे अराकान पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और यहाँ पर ही हमारे 4 राज्य हैं
जो म्यांमार की देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये दो आपको बताने हैं, सारा हम करेंगे। आप फिर क्या करेंगे? अगर आपको नहीं आता है तो आ जाइएगा, जियोग्राफी कुछ ही दिन में चालू होने वाली है। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का नवा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाता है? बताइए। म्यांमार की क्या राजधानी बता दें? चलिए, म्यांमार को कुछ नहीं बताया, चलिए ठीक बताते हैं। सीधे सीधे बोल ही दिया, लिखा ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं। मार्शल लॉ घोषित किया गया है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के दोस्तों राजधानी आपको बता देते हैं, राजधानी है नेपिडो। पड़ोसी देश है, पूछा जा सकता है। मुद्रा आप बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का नवा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वो आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और अगर राज्यपाल की मैं बात करूं तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और अगर मैं उत्कल दिवस बताऊं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अनुच्छेद चल रहे हैं, आज 11 पॉलिटी में समाप्त हो गया है। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ रहे हैं वे कोचिंग ना कर अपना ज़्यादा नुकसान ना करें। सारी पार्टियां चलती रहेंगी, इन सारी पार्टियों से सिर्फ एक दिन का एंजॉयमेंट हो सकता है, पूरे जीवन का एंजॉयमेंट सिलेक्शन के बाद ही होगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। 11 तारीख को टेस्ट है, उस टेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरा जो शेड्यूल है ये टेस्ट के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए खुला हुआ है। बेशक आकर टेस्ट दे सकते हैं, उसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई आपके आसपास कोई बच्चा गरीब है, पढ़ना चाहता है लेकिन पे नहीं कर सकता है, पैसे नहीं हैं, तो उसे हमारी संस्था फ्री में शिक्षा देती है, फ्री में पढ़ाएगी और पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरत की शिक्षण सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बस एक देश में या कह लीजिए देश की प्रगति में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा योगदान है। आप ऐसे बच्चों को हमसे मिलवाएं और पुण्य के भागीदार बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल की क्लास और अच्छी आएगी, इसका मेरा वादा रहा। आज की क्लास में बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, आपने पूरी क्लास पढ़ी, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी ज़बरदस्त करें।